आप सभी का धूम क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे उत्तराखंड एलटी एग्जाम का पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज यूनिवर्सिटी बिट्स। इससे क्वेश्चन आगे ही आगे हैं, दिस इज डेड श्योर। तो आज हम इस टॉपिक को बड़े डिटेल में स्टडी करेंगे विद ऑल इट्स फीचर। इसके सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी बिट्स है क्या, इसमें कौन कौन से ऑथर्स हैं जो आते हैं, और कहां कहां इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, क्योंकि वही मेन क्वेश्चन उसी में बन के आते हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी बिट्स एक्चुअली है क्या। लेट 16th सेंचुरी में, पहले समझ लीजिए फिर मैं आपको लिखवाऊंगी। लेट 16th सेंचुरी में एक प्ले राइट्स के राइटर्स, मतलब राइटर्स, ग्रुप ऑफ राइटर्स, एक ही राइटर नहीं थे, बहुत सारे राइटर्स थे। होता यह है जैसे हम आज के टाइम पे अगर हमें कोई भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेनी है या कोई कोर्स करना है, तो हमें अपनी जगह से जाके, जो सपोज जो इंटीरियर में रहते हैं जहां पर एजुकेशन इतनी सर्वाइव नहीं करती, तो वहां से हम मूव ऑन करते हैं आगे जाने के लिए, सो दैट हम अपनी एजुकेशन जांच करें। इसी तरीके से ये 16th सेंचुरी की बात है इंग्लिश हिस्ट्री में, जब राइटर्स आप जानते ही हैं जो लिखने वाले होते हैं, ऑथर्स जो प्ले राइट्स लिखते हैं, प्ले लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, तो उन लोगों को अपने को आगे और एनहांस करने के लिए वहां पर जब सुविधा मिली तो गांव से वो कहां चले गए, लंदन चले गए। क्योंकि लंदन ही एक ऐसी जगह थी जहां पर ये आप राइटिंग स्किल्स को क्या कर सकते थे, निखार सकते थे, और अपना जो भी आपका प्ले है, जो थिएटर है, जो परफॉर्मेंस आपको उनको करनी होती थी, वो वहां कर सकते। तो यस, लेट्स स्टार्ट विद दैट कि 16th सेंचुरी में, in late 16th century में a group of writers आए, a group of writers थे। ये जो ग्रुप ऑफ राइटर्स थे ये कौन थे, ये थे आपके यूनिवर्सिटी विट्स, राइट। अब ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ये क्या थे, ये थे क्या, प्ले राइट्स थे, राइटर्स थे, लिखते थे, और एट द सेम टाइम ये पैम्फलेटर्स भी थे, पैम्फलेटर्स। अब ये तीनों चीज क्या है, प्ले राइट्स आप समझ गए कि प्ले लिखते थे, राइटिंग, कोई प्ले लिख रहा है, कोई बुक लिख रहा है, तो उस पे डिस्क्रिप्शन जो भी लिखते थे वो राइटर्स हो गए, और एट द सेम टाइम ये कईयों ने अपना पैम्फलेट्स भी बनाया, तो ये पैम्फलेटर्स भी। अब एक्चुअली इनको सबसे पहले, मैंने आपको बोला कि ये लंदन गए, तो इसीलिए इनको सबसे पहले प्रोफेशनल राइटर्स कहा गया था इन लंदन। तो ये देख लीजिए, वेयर कंसीडर्ड एज यूनिवर्सिटी विट्स, बार बार नहीं लिखेंगे, यहीं से समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी विट्स वेयर कंसीडर्ड एज प्रोफेशनल राइटर्स, प्रोफेशनल राइटर्स इन लंदन। तो लंदन में इनको बहुत ही प्रोफेशनल माना जाता था कि भाई इनसे ज्यादा अच्छा कोई लिख नहीं सकता। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो ये थे कौन, इनको विट्स कहा जाता था, दे वर कॉल्ड एज विट्स, ये आप लिख सकते हैं यहां पर, दे वर विट्स। विट्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, विट्स का मतलब होता है एनी इंटेलेक्चुअल पर्सन। अब ये विट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। जिस तरीके से विट्स थे क्या, हम यूनिवर्सिटी विट्स बोल रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी विट्स, तो ये विट्स आया है, ये विट्स अपने आप को क्या बताता है, इंटेलेक्चुअल। तो ये लोग क्या थे, एक तो दे वर लर्न पर्सन थे, इंटेलेक्चुअल थे, दे वर इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट थे इसका मतलब, and at the same time they were arrogant also। arrogant का मतलब क्या है, थोड़ा घमंड भी था उनमें, जब वो इतने विद्वान थे तो ऑटोमेटिकली उनको थोड़ा सा घमंड भी था, पर बहुत लर्न थे, ज्ञानी थे, इंटेलेक्चुअल बहुत ही होशियार थे, एंड एरोगेंट थोड़े से क्या थे, घमंड था उनके अंदर, प्राइड था। अब ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ये डिवाइड में अगेन, अब इन्होंने अपनी एजुकेशन कहां से करी, अब ये लंदन आ गए, तो लंदन आने के बाद इन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज थी, एक है कैम्ब्रिज, एक है ऑक्सफोर्ड।
तो उन यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी, वही राइटिंग स्किल्स का जो इन्होंने कोर्स किया, उसमें जो रेशियो आता है दैट इज 6+1। अभी मैं समझाती हूँ। 6 तो ऐसे थे जो कैम्ब्रिज से या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे, और एक ऐसे थे जो ये विट्स की, जो मैं विट्स की बात कर रही हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, ये 6+1 का रेशियो था। 6 ऐसे थे कि 3 तो कैम्ब्रिज से पढ़े थे और 3 आपके ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, लेकिन एक को इंक्लूड किया गया है, और ये जो एक है ये दोनों में से कहीं से भी नहीं पढ़े हैं, बट फिर भी इनको इन्हीं के बराबर का दर्जा दिया जाता है। वो थॉमस क्लिफ्ट है, वी विल डिस्कस इट। तो इसको लिख लेते हैं, दे वर एजुकेटेड फ्रॉम, ये विट्स जो थे एजुकेटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, they were educated from Cambridge and Oxford University, at Oxford University। तो दो आ गए ना नाम, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। अब हम इसको बता देते हैं कि कैम्ब्रिज से कौन पढ़ा था और आपके ऑक्सफोर्ड से कौन पढ़ा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि ये जो टर्म है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स कॉइंड, मतलब इसको किसने कॉइन किया था, कॉइंड बाय, तो वो थे आपके, आप सभी को पता होगा, नहीं है तो देख लीजिए, ये है आपके सेंट्सबरी, जॉर्ज सेंट्सबरी, जॉर्ज सेंट्सबरी, जॉर्ज सेंट्सबरी। इन्होंने 19th सेंचुरी में इनको क्या दिया था, विट्स नाम दिया था। कब दिया था, 19th सेंचुरी में उन्होंने इस टर्म को, यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को कॉइन किया था। और ये खुद अगर हम बात करें तो जॉर्ज सेंट्सबरी अपने आप में क्या थे, ये खुद भी एक जर्नल थे एंड ऑथर थे। ही वाज, लिख सकते हैं आप, ही वाज जर्नलिस्ट प्लस ही वाज ऑथर। तो जर्नलिस्ट भी थे और अपने आप में ऑथर भी थे। इन्होंने फिर इनको यूनिवर्सिटी विट्स नाम दिया था, जो लोग इन दो यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, इंग्लिश लिटरेचर को डेवलप करने के, क्योंकि जब इतने पढ़े लिखे, इतने स्किल्ड पर्सन में लिटरेचर लिखा, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा डेवलप रहा होगा, मतलब उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ होगा लिटरेचर। और एट द सेम टाइम इनकी जो टेक्निक्स थी, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामा में इन्फ्लुएंस किया। किसको किया है, शेक्सपियर को। क्यों, क्योंकि शेक्सपियर आपको यहाँ पर कहीं पर नाम नहीं दिखाई दे रहा है। हम जो बोलेंगे, तीन जो थे पहले वो देख लीजिए आप, कौन कौन से हैं। कैम्ब्रिज में लिख लीजिए, ये कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। Then comes your Oxford University। इनमें जो तीन थे वो इस तरीके से थे। पहले आपके आते हैं मार्लो जी, क्रिस्टोफर मार्लो, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेराइट, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मार्लो, इनका 1564 से 1593 ये इनका टाइम ड्यूरेशन था। फिर इसी में नीचे है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन, इन्होंने बहुत आलोचना करी है, अगर आपको पता है, शेक्सपियर के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है उन्होंने। एंड उनका तो एक अपस्टार्ट करो, ये बहुत फेमस भी है, उनके ग्लॉस जो उनका पैम्फलेटर था। इनका टाइम पीरियड था 1558 से 1592, 1558 से 1592 का पीरियड था। और थॉमस नेश, द लास्ट वन ऑफ दिस इज थॉमस नेश, SASHE। थॉमस नेश का जो पीरियड था दैट वाज 1567 टू 1601, ये टाइम इनका था।
इसके बाद आ जाते हैं हम इधर ऑक्सफोर्ड में अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले है आपका जॉन लिली। जॉन लिली ये है आपके 1560, आई थिंक इट्स 1554 टू 1606, 1554 to 1606. दिस इज 1606। उसके बाद है जॉर्ज पील। जॉर्ज पील इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1556 से 1596। 1556 से 1596। This is 1596, okay? To 1596। जॉर्ज पील हो गए, जॉन लिली हो गए, और लास्ट है आपके थॉमस लॉज। थॉमस लॉज इनका जो ड्यूरेशन था टाइम का दैट वाज अबाउट 1558 टू 1625। 1558 टू 1625। तो ये जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो ये यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, अब उसमें से पूछ ले जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिट्स फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। या आपको ऊपर नाम दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया जॉर्ज पील, दे दिया ही इज जॉर्ज पील इज द बिट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। तो आपको यूनिवर्सिटी के नीचे वाले जो राइटर्स हैं इनको याद करना पड़ेगा बिट्स को। At the same time you have to, और इनसे डेट भी आती है, तो डेट इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू लर्न इट, आपको उसको याद करना पड़ेगा। तो क्रिस्टोफर मार्ले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश कैम्ब्रिज के हैं। जॉन लिली, जॉर्ज पील एंड थॉमस लॉज ये कहाँ के हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये 3 और 3 मिलके 6 बने, राइट। अब जो मैं आपको एक बोल रही हूँ जो इन दोनों में से कहीं से नहीं पड़े, नंबर जो ये 1 है, हम यूनिवर्सिटी बिट्स जब बोलते हैं तो हम 6 नहीं बोलेंगे, 6 plus 1 that is 7. You will say there are 7 bits. तो ये जो 1 है ये है आपके थॉमस, चलिए इधर ही लिख देते हैं, जो ये 1 है that the other bit is your थॉमस किड। थॉमस किड, KYD किड, ये वो बिट है यूनिवर्सिटी बिट जो कहीं से नहीं पढ़े। नीदर ग्रेजुएटेड लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए ये ना तो कैम्ब्रिज से पढ़े हैं और ना ही ये कहां से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। इनका टाइम जरूर आप लिख लीजिए, 1558 से 1594 है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि आप किसी के नीचे लिख लें, ये अलग है। ग्रेजुएटेड फ्रॉम नन, ग्रेजुएटेड फ्रॉम नन, इन दोनों में से नहीं है, ना तो इसमें से है ना इसमें से है, नन लिख दिया, दैट मींस दोनों में से किसी में से भी ये पढ़े नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो मार्लो और लिली, मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो की बात चल रही है, और लिली, LYLY। मार्लो जी ने और लिली जी ने बहुत ज्यादा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किया किसको? शेक्सपियर जी। आपको मैं थोड़ा सा शेक्सपियर जी का थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं तो शेक्सपियर जी का क्या था कि शेक्सपियर जी ने आज अभी जो उनका पीरियड जब उनका काल रहा, उन्होंने कोई भी पब्लिकेशन अपने द्वारा नहीं लिखा, मतलब कहने का मतलब है उनकी खुद की कोई राइटिंग नहीं थी, खुद का वो नहीं था, इसीलिए उनको प्लेगैरिस्ट भी नाम दिया गया कि वो आइडिया स्टोरी करते हैं। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने जो भी राइटिंग करी है, जो भी ड्रामा बनाए हैं, जो भी प्ले बनाए हैं, वो सारे के सारे उन्होंने कहीं ना कहीं से किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपने प्ले में डाला है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए यहां पर भी ये बात कर रहे हैं कि मार्लो और लिली जी का, तो इन दोनों से बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए और शेक्सपियर जी ने क्या किया, इनको अपने ड्रामा में पुट किया। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर, have a direct influence on Shakespeare। और आप ये लगा लीजिए, जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, ये इतने ज्ञानी है सब, लेकिन विलियम शेक्सपियर कहीं से भी नहीं पढ़े, उनकी तो एजुकेशन, इसीलिए उनको कहा जाता है ना लिटिल
ग्रे लेस लैटिन ये बोला जाता है ना उनको, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पढ़े नहीं थे ज्यादा। लेकिन इन अगर हम हिस्ट्री मतलब इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उनसे ज्यादा फेमस, उनसे ज्यादा प्रख्यात प्रोमिनेंट राइटर कोई नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? तो उनका नाम कितना मतलब चलता है, अगर लिटरेचर जहां आ रहा है तो वहां विलियम शेक्सपियर का नाम ना हो तो ये बात ही नहीं हो सकती। इतना मतलब ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो इतना ज्यादा ये इन्फ्लुएंस हुए उनसे। एट द सेम टाइम आप ये भी लिख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी जो विट्स थे, एक्चुअली होता क्या था, जो ये यूनिवर्सिटी जो विट्स थे, जिस तरीके से हम आज मूवी देखते हैं, हम सभी देखते हैं, तो जो मूवी हम देखते हैं तो वो आज के टाइम पे आज की परिस्थिति को देखते हुए वो थिएटर में वो चीज जो आपके वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, वो उसको उस तरीके से मेंट करते हैं कि भाई ऑडियंस का जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो मूवीज बनाते हैं। इसी प्रकार से जो ये यूनिवर्सिटी बिट्स थे, जब लंदन में जो ऑडियंस थी उनको प्रभावित करता था, वो थिएटर वो उनके लिए था। तो जो वो उनका जो प्ले राइट था, जो एक्ट था, जो थिएटर था, वो सब जो दिखाया जाता था वहां, वो सब ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब ऑडियंस क्या चाहती है वैसा बनाओ। तो वो जो भी एक्ट बनाते थे वो ऑडियंस पसंद करते थे, क्योंकि ऑडियंस की पसंदीदा ही एक्ट बनते थे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक पॉइंट, यूनिवर्सिटी बिट्स में एक पॉइंट लिख लीजिए आप, लिटरेरी फीचर कॉमन टू, लिटरेरी फीचर कॉमन टू बिट्स। मैं यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं लिख रही हूँ, आप इट इज अंडरस्टूड कि यूनिवर्सिटी बिट्स की बात कर रही है। जो सारे बिट्स थे, चाहे वो कैम्ब्रिज के हो, चाहे वो नॉन कैम्ब्रिज के हो, ऑक्सफोर्ड के हो, या फिर वो कोई ना, चाहे शेक्सपियर ले लो, चाहे आप थॉमस के ले लो, तो ये लोग क्या करते थे, ये जो अपना प्लेराइट बनाते थे, जो एक्ट बनाते थे, सबका एक ही चीज कॉमन था। सबसे पहले ये था फॉर्मनेस ऑफ हीरोइज्म। लिख लीजिए, फॉर्मनेस ऑफ हीरोइक थीम, फॉर्मनेस ऑफ हीरोइक थीम, मतलब कि हीरोइज्म थीम में क्या होना चाहिए भाई, हीरो होना चाहिए, हीरो जैसे उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एज एन एक्टर, एज एन पर्सन, ठीक है, पर्सन के तौर पे तो उसकी पर्सनैलिटी हीरो जैसी होनी चाहिए। सब में कॉमन ये था कि हीरोइक थीम होना चाहिए। दूसरा था हीरोइक ट्रीटमेंट, हीरोइक ट्रीटमेंट। अब भाई उनको हीरोइक ट्रीटमेंट मतलब ऐसा होना चाहिए कि हीरो की जैसी खातिरदारी होती है, हीरो जैसा ही बर्ताव किया जाता था, मतलब हीरो जैसा ही उनका प्ले में सब जगह ऐसा था, हीरो ही है, इर्द गिर्द पूरी कहानी हीरो पे ही अटकी पड़ी है। नेक्स्ट जो था वो ये था कि इसका हीरोइक स्टाइल था, जो प्ले और लिखते थे ये हीरोइक स्टाइल, या जो परफॉर्म करते थे थिएटर ऑडियंस के सामने लंदन में, तो उनमें सब में कॉमन क्या था, हीरोइक कैरेक्टर, हीरोइज्म। ये चीज बहुत ज्यादा उनको प्रभावित करती थी और वो यही चीज अपने उसमें डालते थे। एक पॉइंट और आता है कि मैंने आपको जैसे बोला कि ऑडियंस को क्या पसंद था, क्योंकि जो एलिजाबेथन जो एज था उस पीरियड में कि जो ऑडियंस थे उनको वायलेंस पसंद था, दे लव वायलेंस, उन्हें खून खराबा, लड़ाई झड़ाई, मतलब एक्ट, जैसे आजकल हम हिंदी में बोलते हैं ना साउथ इंडियन मूवी कैसी होती है, एक्शन मूवीज, वो तो वो पसंद है, तो वो भी ऐसी बनाते थे, एक्शन मूवीज बनाते थे, तो एक्शन एक्ट, एक्शन प्ले करते थे, क्योंकि हीरो ही भी फाइट करेगा तो हीरो ही जीतेगा अल्टीमेटली, तो वो ऑडियंस को बहुत पसंद था एलिजाबेथ के पीरियड के लोगों। इज दैट क्लियर? और इसलिए वो एक्ट भी उसी तरीके से बनता था। और सेंस ऑफ ह्यूमर की अगर हम बात करें तो इस थिएटर में वो दिखाई बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमर तो वहां एब्सेंट था, ह्यूमर की तो बात ही नहीं चल रही थी, बात तो सिर्फ वायलेंस की चल रही थी, हीरोइज्म की चल रही थी। तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, द एलिजाबेथन एज ऑडियंस वे फाउंड ऑफ हीरोइक थीम्स। ये मैं आपको यहीं पर लिख देती हूँ, इसी के यहीं पर, एलिजाबेथन एज ऑडियंस
लव, हीरोइक स्टाइल या हीरोइक ट्रीटमेंट या हीरोइक कुछ भी आप कर सकते हैं, ये उनको भी पसंद था। इसीलिए तो जो बिट्स थे वो यही बनाते थे, क्योंकि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाते थे। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया इसको, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो थिएटर था, मैंने आपको बता दिया जो थिएटर था उसको भी लिख लीजिए, वायलेंस था। द थिएटर वॉज, जो थिएटर था, या आप लिख सकते हैं द थिएटर वर फुल ऑफ वायलेंस, द थिएटर वर फुल ऑफ वायलेंस, क्योंकि मैंने आपको बोला ना उन्हें एक्शन पसंद था। एंड यहीं पर मैं लिख लेती हूँ ह्यूमर वॉज एब्सेंट, ह्यूमर वॉज एब्सेंट, वो दिखाई नहीं दिया इस पीरियड। यूनिवर्सिटी बिट्स का जो एक्ट था थिएटिंग, जो वो प्ले करते थे थिएटर में, तो वहां पर ह्यूमर का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि ह्यूमर उन्हें पसंद ही नहीं था, तो क्यों बनाना था फालतू में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर आता है कि जॉन लेडी, पील और रॉबर्ट पील। जॉन लेडी, जॉर्ज पील, पूरा लिख लीजिएगा। पील हो गया, जॉन लेडी हो गया, और एक और है ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन। इन तीनों का जो वर्क था, चाहे वो आप ले लें, इन्होंने अगेन शेक्सपियर पे एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला। और वो प्रभाव ऐसा डाला कि शेक्सपियर जी ने क्या लिखी, रोमांटिक कॉमेडीज लिखनी शुरू की। तो आप लिख सकते हैं इसको, इन्फ्लुएंस्ड ग्रेट शेक्सपियर टू राइट रोमांटिक कॉमेडीज, रोमांटिक कॉमेडीज। तो रोमांटिक कॉमेडीज देखने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब इन लोगों से वो इतना ज्यादा फैसिनेट हो गए थे शेक्सपियर के लिए। अब लगा अरे नहीं भाई, अब तो मुझे ये बनाना चाहिए, रोमांटिक कॉमेडीज पे भी वर्क करना चाहिए। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये भी कहा गया है कि जो शेक्सपियर है उन्होंने स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस को भी यहाँ पर जिक्र किया है। तो रिप्रेजेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस, द स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस। ये किसने किया था, किसने रिप्रेजेंट किया था? ही वॉज शेक्सपियर। तो शेक्सपियर जी ने क्या किया था, स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस को भी कहीं ना कहीं जागरूक किया था, स्पिरिट उत्तेजना वो जगाई थी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एट द सेम टाइम आप में से जितने बच्चे एलटी उत्तराखंड ये 2023 का जो एग्जाम होने वाला है, अभी नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप सभी को पता है द सिलेबस इज वेरी वास्ट, हर चीज आपको वीडियोस में नहीं मिल पाती है। एक प्रॉपर क्लासरूम होता है, आप उससे पढ़ेंगे तो आपको सिस्टमैटिकली चीजें मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे इच्छुक हो इसको करने के लिए तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।